आपका स्वागत है खुली चर्चा में। विषय भी आपकी रुचि का है, उच्च शिक्षा कल, आज और कल। हम तो चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी उच्च शिक्षा से जुड़े, ज्ञान के इस अभियान में वो एक महत्वपूर्ण कड़ी बने। चलिए कल की बात करें। एक जमाना था हिंदुस्तान में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला में चाणक्य विद्यार्थी के रूप में जब उन्होंने प्रवेश किया, 8 वर्षों में 24 विषयों का गहन अध्ययन किया, यहां तक कि सर्जरी और मेडिसिन भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी भी। और जब वो वहां से निकले बाहर, तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो ख्याति पाई, उस शिक्षा का ही प्रभाव था। वो अध्यापक भी थे वहां। धीरे धीरे करके विदेशी आक्रांताओं के कारण से इस शिक्षा की पद्धति को जैसे ग्रहण लग गया। 1857 में 3 बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने। आज़ादी के बाद तो बहुत विश्वविद्यालय बन गए, कॉलेज बन गए, महाविद्यालय, और आज 600 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। क्या है आज की समस्या और क्या हम कर सकते हैं? आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर देव स्वरूप, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। हाल ही में आए हैं, 24 जुलाई को ही पद ग्रहण किया है। कुछ नया करना चाहते हैं, करना भी चाहिए। वो वाइस चांसलर ही क्या, जो कुछ नया करके अपनी छाप न छोड़े। पर हमारे दर्शकों को बता दें कि आज की चर्चा आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करें डॉक्टर देव स्वरूप आपसे। एक मेरा प्रश्न है, आज की उच्च शिक्षा से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि और असंतुष्टि एक रिलेटिव चीज़ है। प्रश्न ये है कि क्या वर्तमान शिक्षा की जो स्थिति है वो आदर्श व्यवस्था है कि नहीं, क्या वह वर्तमान आवश्यकताओं को और भविष्य की चुनौतियों को हैंडल करने में सक्षम है कि नहीं, क्या है हमारी दिशा, क्या है हमारे उद्देश्य, और क्या हमारी समझ है समाज के उन गहन विषयों पर जो हमारे भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं। आज जैसा कि आपने कहा, देश में 600 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, लगभग 650 हैं, और 37,000 से ज़्यादा महाविद्यालय हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 15% से भी कम है। ये दर्शाता है कि हमारी सामाजिक शिक्षा के संदर्भ में, उच्च शिक्षा के संदर्भ में हमारी स्थिति क्या है इन कंपैरिजन ऑफ डेवलप्ड नेशंस एंड सेवरल अदर डेवलपिंग नेशंस। तो संतुष्टि और संतुष्टि का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की क्या समस्याएं हैं और उनको हम कैसे उनका समाधान कर सकते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है डॉक्टर देव स्वरूप के उच्च शिक्षा में केवल 15% ही लोग जा रहे हैं? तो इस कारण है कि उसके बारे में अधिक समझ लोगों को नहीं, अधिक उसके प्रति अभिप्रेरणा नहीं। क्या हमने ऐसा वातावरण निर्मित करने की चेष्टा की है कि गाँवों में, शहरों में, कस्बों में लोग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अपने आप उत्साह से आएं? जी देखिए सर, ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें बहुत सारे पहलू हैं। एक तो ये कि उस आवश्यकता को क्या आप पूरा करने में सक्षम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, वो भी नहीं है। दूसरे, शिक्षा एक अनिवार्यता के रूप में क्या अपनी जगह बना पा रही है? पिछले कुछ सालों में शिक्षा का तात्पर्य ये रहा कि हाँ, इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड एजुकेशन यू विल बी एम्प्लॉयबल। लेकिन शिक्षा का जो लार्जर, बृहद जो पहलू है, वो एक सुशिक्षित और एक सभ्य समाज का निर्माण है। उस दिशा से अगर हम देखें तो उचित प्रयासों की अभी बहुत आवश्यकता है। 15% और 14% का भी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो बच्चे उच्च शिक्षा में जा रहे हैं वो क्या उद्देश्य लेके जा रहे हैं और किस प्रकार की शिक्षा वो पा रहे हैं। क्या वाकई में वो जिन उद्देश्यों को और जिन विचारों को लेकर या जिन भविष्य की योजनाओं को लेकर उच्च शिक्षा में जा रहे हैं उसकी प्रतिपूर्ति हो पा रही है कि नहीं? क्या हमने कोई गलती की है डॉक्टर देव स्वरूप के? जिस प्रकार की संस्थाएं, जिस मात्रा में संस्थाएं खुलनी चाहिए, उस पर हमने खास ध्यान नहीं दिया विभिन्न योजनाओं में। यूजीसी, AICTE, प्लानिंग कमीशन, इन सब ने अगर मिलकर सोचा होता आज से 30 साल पहले, जब एजुकेशन पॉलिसी के बाद भी, तो शायद स्थिति कुछ और होती। क्या वास्तव में नियोजन किया है हमने या एडहॉक ही सारी प्रगति हुई है? देखिए सर, ये बहुत वैलिड ऑब्जर्वेशन है आपका। मैं ये मानता हूँ, और ये आप सभी जितने डेवलप्ड नेशंस हैं उसमें आप देखेंगे
कि एजुकेशन के बारे में वहाँ लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं, उनका विजुलाइजेशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई सॉलिड एफर्ट नहीं है कि हम ये विजुलाइज करें या इस तरह की स्ट्रेटजी डिवाइस करें कि अगले 10 साल में हम कहाँ पहुँचेंगे, अगले 20 साल में हम कहाँ पहुँचेंगे, फ्यूचर के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। अपने मैन पावर को और अपने डिसिप्लिन्स को और इमर्जिंग एरियाज़ को दिमाग में रख के हम इस तरह से अपने एक्शन को प्लान करें कि हम बैलेंस तरीके से उन रिक्वायरमेंट्स को और उन चैलेंजेस को हैंडल कर सकें। दैट इज लैकिंग। बिल्कुल सही है। तो और एक बात और है डॉक्टर देशमुख, जो विद्यार्थी निकल रहे हैं हमारी उच्च शिक्षाओं से, जी सर, तो हम कहने हायर एजुकेशन सर, बट क्या हायर एजुकेशन वास्तव में बेटर एजुकेशन है? मतलब वो स्तर नहीं है अंतर्राष्ट्रीय। अभी हाल ही में अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि हमारे एजुकेशन में श्रेष्ठता नहीं है। विश्व की 500 सबसे अच्छे जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनमें बस IIT, IIM कुल मिला के 6-7 आ जाती हैं, और ढेरों हैं चीन की जैसे जिससे हम प्रतियोगिता करते हैं। तो क्या कारण है कि हमने श्रेष्ठ उच्च शिक्षा तंत्र का निर्माण नहीं किया? देखिए सर, पहले नंबर तो यह है कि हायर एजुकेशन सो कॉल्ड है, तथाकथित, वो इनफैक्ट यहाँ पर एक ट्रेंड है और वो फर्दर एजुकेशन है, क्योंकि उसे बच्चे को एक निश्चित स्थान पर जाकर भविष्य की का जो रियलाइजेशन है, उसके जो पर्पज है वो नहीं मिलता और वो कंटिन्यूटी में आगे बढ़ता जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड है कि अगर सपोज मैनेजमेंट हो गया तो सब मैनेजमेंट, आप देखिए कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस खुले, आप देखिए कितने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस खुले। तो सवाल यह है कि गवर्नमेंट एज ए, या गवर्नमेंट की क्रिएटेड जो दूसरी बॉडीज हैं, चाहे वो UGC है, चाहे वो AICT है, चाहे वो BCI है, चाहे वो MCI है, चाहे वो फार्मेसी काउंसिल है, ये जो बॉडीज बनी वो ये बनी कि अपने अपने डिसिप्लिन में, और UGC पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन में एक दिशा देने का काम करेगी और फ्यूचर प्लान्स को डिटरमाइन करेगी, ड्रॉ करेगी। लेकिन हम सिर्फ एक अनऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम रिसोर्स का मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं हैं, और ये जो माहौल है वो इतना कॉम्पिटिटिवनेस का और ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि जो बच्चा जहां पहुंच पा रहा है वो उसमें कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग है, वरना हमारा जो सिस्टम है वो नेचुरल तरीके से मेरिट को प्रमोट नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बात है डॉक्टर देशस्वरूप, आप छोटी सी बात को ही लें, 365 दिनों में से अगर 200 छुट्टियां हों यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, बच्चे पढ़ेंगे कब? समर वेकेशन अंग्रेजों के ज़माने की अभी तक चल रही हैं। तो मतलब ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो एक शिक्षा में देना चाहिए बच्चे को, वो तो मिलता ही नहीं है। सब कुछ पार्ट टाइम हो गया, अध्यापक भी पार्ट टाइम हो गए, चाहे फुल टाइम ऑनरेरियम मिलता है, विद्यार्थी भी पार्ट टाइम हो गए। इतना सरल विषय है सारा, कई तो सामाजिक विज्ञानों में पुराने सिलेबस हैं, कीज मिलती हैं, 7 डेज में आप पढ़ लीजिएगा, सब लोग फर्स्ट डिवीज़न आराम से ले आते हैं। तो आप इतना सरल कर दिया है इसको कि हर आदमी आया, थोड़ा सा पढ़ा, डिग्री लेके आगे बढ़ा, और देखा उसने कि बाजार में कदरी नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा गुणात्मक दृष्टि से और अधिक कसावट लाएं, तब काम है। अदरवाइज जो चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है उसका मूल्य नहीं होता। देखिए सर, आपने बहुत, अगेन यू हैव रेज अ वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन। क्वालिटी इज़ द प्राइम कंसर्न इन हायर एजुकेशन, बिकॉज दिस इज ऑल रिलेटेड विद क्वालिटी। हम कितने कॉन्शियस हैं ग्रेजुएशन पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए? हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं उन एजुकेशन प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने के लिए जो बेतहाशा तरीके से, मैं कहना नहीं चाहता, कुछ कॉलेजेस में इनटेक जितना प्रिस्क्राइब्ड है उससे 4 टाइम्स और 5 टाइम्स बच्चे एडमिट किए जाते हैं, और आप उस पर चेक नहीं लगा पाते, आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या बहुत सारे दूसरे कारण हैं। क्वालिटी चेक जब तक नहीं लगेंगे तब तक आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि बच्चा वाकई में जो एजुकेशन पा रहा है वो वाकई में उसकी उपयोगी है या उसकी कोई मार्केटेबिलिटी है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास सेटअप है, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका ऑप्टिमम यूज़ भी नहीं है। देखिए, अभी जो जितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं एंड दूसरे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बाय एंड लार्ज ये जो फिनोमेना है उसमें पूरा क्रिएशन बच्चों का है, और उसमें टीचर्स एक फैसिलिटेटर का, एक गाइड का रोल प्ले कर रहे हैं। मेन जो पोटेंशियल है वो बच्चे का ही है, लेकिन क्या वाकई में हम इतना भी रोल प्ले कर पा रहे हैं कि
कि जो टीचर्स हैं उनको हम ये रियलाइज करा सकें कि आपको तो थोड़ा सा मदद करनी है, यू कैन चेंज द सिनेरियो ऑफ द नेशन। आपने कितनी सुंदर बात कही कि अध्यापक का महत्व है। मैं आपको छोटी सी घटना सुनाऊं। अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे वुडरो विल्सन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। जब वो कक्षा में पढ़ाया करते थे सर, तो इतने जोश और उमंग से पढ़ाते थे, उत्साह से, कि सारे बच्चे क्लास के बाद तालियां बजाते थे। उनके मन में एक उत्साह था, उनके मन में एक ऐसा जोश था कि जो मैं पढ़ाऊं वो बच्चों के दिल तक पहुंचे। क्या ऐसे अध्यापक पैदा किए जा सकते हैं? बिल्कुल, निसंदेह। देखिए, ऐसा है, अध्यापक इस समाज का हिस्सा है। अगर हम समाज में देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सारे कारक हैं और चेंज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चेंज के पीछे के भी कारक हैं, चाहे वो कॉमर्शलाइजेशन हो, चाहे वो मिटलिज्म हो, व्हाटएवर। लेकिन अगर हम किसी तरह से इस सोसाइटी में उस वैल्यू ओरिएंटेशन को इंटैक्ट रख सकें, तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन तो पढ़ाई से ज़्यादा फीलिंग्स का है। एंड अगर आप कंसर्न के साथ किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और वाकई में ये महसूस करते हैं कि देखें कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आई थिंक दैट इज द रियल एजुकेशन। अच्छा, ये क्या मतलब होता है जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो समाज का हिस्सा है, शिक्षक समाज का हिस्सा है? तो व्यापारी भी है, राजनीतिज्ञ भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी। सुनिए डॉक्टर साहब जी सर। तो फिर समाज को नेतृत्व कौन देगा? फिर हिस्से तो सब हिस्से हो गए। तो जैसा समाज वैसे लोग। अगर समाज में बुराई है, समाज में भ्रष्टाचार है, समाज में आलस्य है, तो शिक्षक भी ऐसे हो गए। तो मैं तो समझता हूँ शिक्षक समाज का हिस्सा बनने की जगह समाज को नेतृत्व देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। धारणा यही है और धारणा यही रहनी चाहिए। लेकिन बदलते परिवेश में, बदलते मूल्यों के साथ जो शिक्षक है, और पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से शिक्षकों का चयन हुआ है, उससे निश्चित तौर पर इसमें बहुत गिरावट आई है। आप खुद भी देखते होंगे, और मैं तो विश्वविद्यालय में रोज़ देखता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि गैप्स कहाँ पर हैं, और मैं ये पाता हूँ कि शिक्षक और छात्र के बीच में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप पैदा हुआ है पिछले सालों में। अगर हम किसी तरह से उसको रिवाइव कर सकें, उस ब्रिज को मजबूत कर सकें, आई थिंक इट विल मूव ऑटोमेटिकली। ये बात सही है कि शिक्षक समाज से आता है, उसे नेतृत्व देना चाहिए, उससे अपेक्षाएं बहुत हैं। लेकिन आप इस वास्तविकता को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि है कि यस, शिक्षक भी पिछले दशकों में इन बदलते मूल्यों से और बदलती जो स्थितियां हैं उससे प्रभावित। उसकी सारी आवश्यकताएं तो आपने पूरी कर दी। जी सर। 6 पे कमीशन के साथ ही यूनिवर्सिटी में जो पे स्केल बढ़े, आज शिक्षकों की तनख्वाह 1.25 लाख रुपया है। बिल्कुल। 1.25 लाख का काम करें, उनको भी अच्छा लगेगा। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, शिक्षक चाहता है कि उसका उपयोग अधिक हो, पर उसको अवसर नहीं मिल रहा है उसका अधिक उपयोग हो। वो 2 पीरियड पढ़ा के 1 पीरियड पढ़ा के चला जाता है। उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? लैब्स में करिए, कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट में करिए, बच्चों के साथ बिठाने में करिए, ऐसे आवर्स बनाइए जिसमें कि विद्यार्थी जो हैं ट्यूटोरियल्स में रेगुलर लें। जब तक ट्यूटोरियल्स नहीं होंगे डॉक्टर साहब, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पुरानी थी वैसी पैदा नहीं कर सकते। तो अब ये सारा सिस्टम सिर्फ लेक्चर मेथड पर आ गया है। इज दैट एडिक्वेट? काफी है? नो, दैट इज नॉट एडिक्वेट एट ऑल, एंड देयर इज ए नीड टू रिवाइव द होल सिस्टम। और मैं एज वाइस चांसलर ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन मैं ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप ज़्यादा जो है वो वार्म हो और ज़्यादा यूज़फुल हो। और उसके लिए जो आपने कहा, इसके साथ साथ एक जो सेल्फ रेगुलेशन होता है या एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी होती है, जो एकेडमिक लीडर बाय वे ऑफ डिवाइजिंग वेरियस मेथड्स कर सकता है, उसको भी हम कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि पिछले कुछ समय में ये गिरावट इसलिए भी आई है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जिनमें टीचर्स काम कर रहे हैं, उनमें जो लीडरशिप भी रही है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और उसकी वजह से जब विजनरी लीडरशिप नहीं होती है, जब आप खुद विजुलाइज नहीं कर पाते हैं कि फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर है, उन टीचर्स का, उनके कॉम्पिटेंस का, उनके जो पोटेंशियल है उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे हो, तो बहुत मुश्किल है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक से एक आउटस्टैंडिंग टीचर्स हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो जो उनका वो है कंट्रीब्यूशन है, उसका पूरा फायदा बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। क्यों? आई थिंक देयर इज ए नीड टू हैव ए रीलुक ऑन द होल थिंग। और मैं जब उनको नज़दीक ला रहा हूँ, इट विल टेक टाइम। आई थिंक एट ऑल लेवल्स देयर इज ए नीड टू वर्क ऑन इट।
देन ओनली यू कैन इम्प्रूव। आइसोलेशन में कोई चीज़ नहीं हो सकती, आपको हर एक इंस्टीट्यूशन को एक यूनिट मान के, उस लार्जर ग्रुप की एक यूनिट मान के उस पर वर्क करना पड़ेगा। मेरा छोटा सा अनुभव ये कहता है सर, कि एक किताब एडिट की थी मैंने प्रोफेसर एम बी माथुर के साथ, द वाइस चांसलर्स रिमेंबर, 26 वीसीज के मेमोयर्स थे सर। तो जो वीसी अपने कमरे तक मतलब बंद गया कि मुझे फाइलें निपटानी है, मीटिंग करनी है, वो वीसी एक प्रशासक बन गया। पर जो वीसी कमरे के बाहर आ गया, डिपार्टमेंट्स में गया, कॉलेजेस में गया, सबके साथ इंटरेक्शन किया, वो वीसी पुज जाता है जी और सर। वो ऐसा परिवर्तन लाता है। ही इज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ। सर, तो परंतु उसको टाइम ही नहीं मिलता है बेचारे को, वीसी को इतना ज़्यादा काम होता है। तो मेरी एक निवेदन है, क्या वीसी को डेलीगेट कर देना चाहिए प्रो वाइस चांसलर्स के बीच में, डीन्स के बीच में काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काफ़ी, और खुद एक लीडर के रूप में इंस्पायरर, मोटिवेटर, गाइड बनना चाहिए। देखिए सर, जो आपने कहा ये सभी एक्सपेरिमेंट्स इस हिंदुस्तान में हो चुके हैं एंड नो मॉडल इज परफेक्ट। एग्रीड। The only thing is that what kind of conviction that Vice Chancellor has, what kind of time and resource management that Vice Chancellor has, whether he is able to really lead the teachers and students or not. I will show you the results in due course because You will. because the thing is कि आपको एक तरीके से एक कड़ी की तरह काम करना है। You have to bring the people together. You have to find out कि कहाँ gaps हैं, उनको आपको appropriately address करना है। केवल आप जाकर मिलाएं उससे भी काम नहीं चलेगा। और जहाँ तक समय का सवाल है, ये बात सही है, फाइलों का बहुत प्रेशर रहता है, इंडिविजुअल्स आते हैं, उनसे मिलने का बहुत प्रेशर रहता है। मुझे 1.5 महीने में कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगी जो उस समय से या आपकी सामर्थ्य से ज़्यादा हो, नॉट एट ऑल। वेरी गुड। अच्छा, एक अच्छे प्रिंसिपल के 3 गुण बता दीजिए। सबसे बड़ी तो बात यह है कि कॉलेज प्रिंसिपल। जी सर, प्रिंसिपल को सबसे पहली तो बात यह है कि वो अपने व्यवहार में एक इस तरह का डिसिप्लिन्ड और एक ऐसा व्यवहार प्रस्तुत करे जो दूसरों को स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। दूसरा ये कि वो इस तरह से मोटिवेट करे अपने कलीग्स को और बच्चों को कि वो अपना मैक्सिमम परफॉर्म कर सकें। और तीसरी बात ये है कि वो एक डिसिप्लिन तरीके से इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने की कोशिश करे, जिससे कि एट ऑल लेवल्स देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। अच्छा, अब एक अच्छे कॉलेज टीचर के 3 गुण बता दीजिए। टीचर का तो सबसे पहला गुण है कि वो अच्छा शिक्षक हो। अगर वो अच्छा शिक्षक है, उससे बड़ा कोई गुण नहीं है। दूसरा ये है कि वो व्यक्तिगत आचरण में, व्यवहार में एक आदर्श प्रस्तुत करे। और तीसरी बात यह है कि वो हर एक बच्चे के साथ एक अपनेपन की भावना अगर विकसित करे तो enormous potential is there. ग्रेट, ग्रेट, Sir. ग्रेट। 3 गुण अभी पूरे नहीं हुए। हाँ जी सर। और तीसरा ये है कि देखिए, टीचर एक स्पेशल स्किल का आदमी है, इतने बच्चों के साथ संपर्क में आता है। अगर वो एक बच्चे को भी जो रियल नीड में है उसका आइडेंटिफिकेशन कर ले और उसको टाइम पर अगर रिलीफ दे दे, कुछ मदद कर दे, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रिफॉर्म। हमारे हजारों श्रोताओं के लिए एक छोटा सा और सवाल, एक अच्छे विद्यार्थी के 3 गुण बता दीजिए। अच्छे विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो डिसिप्लिन्ड हो, टाइम बाउंड हो, रिस्पेक्टफुल हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो ये जानता हो कि मेरी सीमाएं क्या हैं, मुझे कहाँ तक जाना है और मैं कैसे अपने अच्छे शिक्षक से अधिक सीख सकता हूँ। और जिज्ञासा? जिज्ञासा इज अबव ऑल, बिकॉज अनलेस दैट जिज्ञासा इज देयर, वो उसको ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंगली। आइए आपको एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताऊं जो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। मैसूर विश्वविद्यालय में एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हरियाणा, जिनकी बड़ी फेमस किताब है इसेंशियल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। जी सर, जी। वो रोज ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स पर टाइपराइटर से खुद टाइप करके, उस समय इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर नहीं हुआ करते थे, और आते क्लास में और उनके बेसिस पर पढ़ा देते। क्लास से बाहर जाने से पहले वो बच्चों के सामने कार्ड्स फाड़ देते। लड़के कहते सर क्या कर रहे हैं, इनसे तो आपने पढ़ाया है, अगले साल काम आएंगे। कहते इसीलिए तो फाड़ रहा हूं कि अगले साल काम ना आए, मैं फिर से लिखूं, फिर से पढ़ूं, नहीं तो पुराना ज्ञान, बासा ज्ञान दे दूंगा आपको। ये ऐसे टीचर होने चाहिए। अच्छा चलो, आपका बेस्ट टीचर कौन रहा है? देखिए सर, मेरे बेस्ट टीचर बिसाइड्स फॉर्मल एजुकेशन, मेरे बेस्ट टीचर्स कई लोग रहे जिन्होंने, जिनके नाम मत लीजिए चाहे, उसे गुण बताएं। हाँ, जिनके व्यक्तित्व ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि ये तो नहीं, मैं किसी को पूरी तरह से फॉलो करने में यकीन नहीं रखता, लेकिन यस, उन्होंने जिस तरह से मुझे इंस्पायर किया
अपने व्यवहार से, चाहे वो मैं जब पढ़ता था तब कुछ सीनियर साथी थे या जो टीचर्स थे, कई लेवल पर सर मुझे इस तरह के लोग मिले, इतने इतने अच्छे लोग मिले जिनके व्यवहार ने मुझे एक ऐसा फीलिंग दी कि मैं उसको अडॉप्ट करके एक बेहतर इंसान बन सकूं। हैं अभी भी कुछ टीचर आपके? अभी भी ज़्यादातर लोग तो जा चुके, लेकिन कुछ टीचर्स थे, एक हैं अभी, प्रोफेसर डी जोशी हैं। हमको याद किया आपने जब बीसी बने? बिल्कुल, प्रोफेसर डी जोशी हैं सबसे पहले। मैंने मिसेस लहरी हैं, प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद जी थे, उनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर। प्रोफेसर चंडी प्रसाद जी थे, उनकी डेथ हो गई। मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर मैलकम आडिसे शैया। वो क्या करते थे, रोटेटिंग बनाते थे बोर्ड ऑफ स्टडीज। जी सर। साल में कई मीटिंग्स हो जाती थी बोर्ड ऑफ स्टडीज की। उनके बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो बनाए हुए सिलेबस थे अप टू डेट रहते थे। अपने यहाँ तो सब पुराने हो गए, पुरानी किताबें, पुराना सब्जेक्ट मैटर। आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूटी इज मस्ट। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में पता है क्या, इलेक्शनों में टाइम चला जाता है, पर जो रियल चीज है सिलेबस को रिवाइज करना रेगुलर, वो तो साल में 2 बार बैठनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि दरअसल क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स होगा ही नहीं। आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, यू आर इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और जब तक आप अपने आप को, अपने कदमों को जमाने के साथ मिलाकर नहीं चलेंगे, आप यू आर नो वेयर, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ, मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है यूनिवर्सिटीज़ को, इट कैन बी टॉक्ड, लेकिन कई स्टेट्स हैं जिसमें 10-10, 15-15 साल से फैकल्टी की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। वो एक बहुत बड़ा इशू है। अगर इस तरह से वैक्यूम हो जाएगा टीचर्स का, तो आप कैसे क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करेंगे? वो आप कर ही रहे हैं अब तो। नहीं, यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में तो एक यूनिक केस है जो है, पर यहाँ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन और भी प्रदेशों में बहुत सी यूनिवर्सिटी में, उड़ीसा में, आंध्रा में 20-20 साल से टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अंडर ग्रेजुएट टीचिंग और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग में क्या लिंकेज होना चाहिए? देखिए सर, लिंकेज ये होना चाहिए कि अंडर ग्रेजुएट के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी कंटिन्यूटी का पार्ट है वो। तो मुझे लगता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कोर्स करिकुलम फॉर्मुलेशन होता है, उसमें वो जरूर इस बात को ध्यान रखें कि इनका ग्रेजुएशन में कोर्स करिकुलम क्या था। कई बार वो जो मिसमैच है और कंटिन्यूटी का जो ब्रेक है, उससे बच्चे को बड़ा दिक्कत होती है, उसे टीचर्स पहचानते नहीं। आई थिंक देयर इज ए नीड टू कम टुगेदर एंड टू डिवाइज द कोर्स करिकुलम एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द सिचुएशन। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में एथिक्स यानी आचरण, नीति शास्त्र जिसे कहते हैं, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, नैतिकता का क्या महत्व है, और ये क्या इसको अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है? बिल्कुल सुदृढ़ किया जा सकता है, बल्कि मैं कहता हूं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले नहीं कर सकता। फैमिली और फैमिली के बाद इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेकिन फिर से मैंने आपको कहा कि ये जो एक तरीके से डिटैचमेंट की सी जो फीलिंग आ गई है, एक जो डिस्ट्रस्ट की जो फीलिंग सिस्टम में आ गई है, एक जो कम्युनिकेशन गैप्स जो पैदा हुए हैं, और दूसरे बढ़ती हुई संख्या स्टूडेंट्स की और टीचर स्टूडेंट का रेशियो जो गैप जो बढ़ा है, जो ज़्यादा बढ़ा है, उसमें देखिए आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए। अभी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कि टीचर्स का स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के साथ क्लोज इंटरेक्शन नहीं। क्लास के सभी बच्चों में से 50% बच्चों के वो नाम नहीं जानते। अदरवाइज मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा हूं, मैंने पढ़ाया भी है, कि टीचर का जो बिहेवियर है, टीचर का जो कंसर्न है, टीचर की जो एप्लीकेशन है और टीचर का जो सुपरविजन है, आई थिंक दैट कैन हैव द बेसिस, सॉलिड बेसिस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्टूडेंट विद रिगार्ड टू वैल्यूज, एथिक्स एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। चलिए, अगले 3 सालों में यदि आपकी प्रायोरिटीज 2 मानूं मैं कि 2 ये करके ही जाऊंगा मैं, वो क्या होंगी? देखिए सर, 2 और 3 की बात नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक यूनिट है और उसको बैलेंस तरीके से आप जब आगे बढ़ाते हैं तो हर एक एरिया जो है आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए हर एक एरिया इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एकेडमिक्स का टाइम शेड्यूल हो, एडमिशन्स का हो, रिजल्ट्स का निकलना हो, या रिसर्च का ओरिएंटेशन हो डिफरेंट लेवल्स पर, या एक ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की एम्बियंस बनना। सिलेबस का क्या होगा पता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कितने अप टू डेट कर लिए सिलेबस, बहुत अच्छे कर लिए। अपन इस पर ही ध्यान दें तो हम वापस 1 ऑफ द 10 बेस्ट में आ सकते हैं। यस, अभी जो हम फैकल्टी रिक्रूट करने जा रहे हैं, I think that will be a big support to this institution, and with that new blood and new talent,
वी शैल बी एबल टू डू इट। अभी क्या है कि देखिए इतने इतने लोग रिटायर हो रहे हैं, 1/3 टीचर्स हैं आज की डेट में, एंड जो 1/3 टीचर्स भी हैं उसमें बहुत कम लोग हैं जो एकेडमिकली बहुत साउंड हैं। अच्छा, ये आदमी की नेचर होती है कि वो चेंज से थोड़ा सा बचता है, तो हमें उनको एक साथ लेने के लिए जब ये नए टीचर्स पे आ जाएंगे, हमारी एज एन अकेडमिशियन एंड एज ए हेड ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, academic orientation and qualitative improvement in academics will be the top priority, which I am going to ensure with the help of all concerned, deans, head of the departments, and curriculum upgradation work is already underway. They have been requested to do that. बात 1984 की है, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु से कुछ पहले की बात है। श्रीमती गांधी ने कहा था कि 2 क्षेत्रों में मैं पूरा परिवर्तन नहीं कर पाई जो मेरी मन की इच्छा थी, एक प्रशासन और एक शिक्षा। शायद आज के प्रधानमंत्री भी यही सोच रहे होंगे, जो परिवर्तन होना चाहिए शिक्षा में वो नहीं हो पाया। शायद ये हमारी, जैसा कि डॉक्टर देवस्वरूप ने कहा, हमारी प्राथमिकता रही नहीं, नियोजित ढंग से हम आगे बढ़े नहीं, और इसलिए आने वाला कल निश्चित रूप से नई चुनौतियां लेकर आएगा हमारे लिए, और ये आवश्यक होगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन करें, मात्रात्मक परिवर्तन करें और एकीकरण करें हमारे सभी साधनों का और हमारे उद्देश्यों का। हम आशा करते हैं कि आगे आने वाला विद्यार्थी अधिक जिज्ञासु होगा, प्रवीण होगा, प्रखर होगा, दक्ष होगा, अपने कार्य के प्रति उसका समर्पण बढ़ेगा और केवल शिक्षा को एक सामान्यतया ज्ञान प्राप्त करके और रटने की एक पद्धति नहीं मानेगा। इस देश में क्रांति की आवश्यकता है विचारों की, और शिक्षा से ही आएगी। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों में उच्च शिक्षा के प्रति अधिक जागरूकता के साथ साथ लगाव भी पैदा होगा। डॉक्टर देवस्वरूप, आप आज आए स्टूडियो में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।